ऑलराइट एवरीवन, नाउ वी आर मूविंग टू आवर सिक्स्थ चैप्टर और ये चैप्टर है लॉज ऑफ रिटर्न्स के ऊपर। ये सिक्स्थ वीडियो है हमारा। इस चैप्टर में हम लोग प्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो प्रोडक्शन मतलब क्या होता है? प्रोडक्शन मतलब होता है द एक्ट ऑफ मेकिंग एनी गुड्स एंड सर्विसेज। कुछ भी बनाते जब है ना, तो उसे हम लोग प्रोडक्शन कहते हैं। ठीक है। अच्छा, इंपॉर्टेंट यहाँ पर जो पॉइंट है वो है प्रोडक्शन फंक्शन का। बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है और अगर आता है एग्जाम में वापस से तो आपको इतना लिख करके आना है। तो प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है? मैंने आपको पहले भी बताया है, एनी फंक्शन शोज रिलेशनशिप बिटवीन टू थिंग्स। तो प्रोडक्शन फंक्शन जो है ना, वो आउटपुट का और इनपुट का रिलेशन दिखाता है। आउटपुट का और इनपुट का रिलेशन दिखाता है। ठीक है। सो एनी फंक्शन शोज रिलेशनशिप बिटवीन टू थिंग्स। तो प्रोडक्शन फंक्शन जो है वो आउटपुट और इनपुट का रिलेशन दिखाता है। मतलब आप इनपुट अगर चेंज करेंगे, अगर आप रॉ मटेरियल्स चेंज करोगे, बढ़ाओगे, घटाओगे, तो फाइनल गुड्स जो है, फिनिश गुड्स जो है, वो कैसे चेंज होगा, इसकी रिलेशनशिप समझाता है प्रोडक्शन फंक्शन। यहां पे बोल रहा है कि आपको मैक्सिमम आउटपुट पता चल जाएगा। यू विल बी एबल टू प्रिडिक्ट या कैलकुलेट मैक्सिमम आउटपुट अगर आपको इनपुट पता है। मतलब अगर आपको यह पता है कि रॉ मटेरियल्स कितने हैं, तो आप कैलकुलेशन से बता दोगे कि आउटपुट कितना बनेगा। यहां पे आपको इनपुट का भी अंदाजा लग जाएगा। मतलब रिवर्स, इफ यू ऑलरेडी नो कि कितने आउटपुट्स बनाने हैं, तो आउटपुट आपको पता है। लेट्स से हमें 50 चेयर्स बनाने हैं, वुडन चेयर्स। तो 50 वुडन चेयर्स क्या हो गए? आउटपुट हो गए। तो उस 50 वुडन चेयर्स को बनाने के लिए इनपुट कितना लगेगा वो भी आप पता कर सकते हैं। मतलब इफ यू नो द इनपुट, यू कैन प्रेडिक्ट द आउटपुट। इफ यू नो द आउटपुट, यू कैन प्रेडिक्ट द इनपुट। इट वर्क्स बोथ वेज। और हम लोग यहां मान के चलते हैं कि देयर विल बी नो वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेस। ठीक है। अच्छा, अब देखो, अब एक बात वापस से मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। मतलब रिवीजन में पहली बार बता रहा हूँ, कोर्स में मैंने पहले बताया है। तो यहाँ पे देखो, हम लोग जब प्रोडक्शन करते हैं ना, तो वी यूज सर्टेन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। हम लोग क्या करते हैं? वी यूज सर्टेन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जिन्हें हम शॉर्ट में फैक्टर्स कहते हैं। ठीक है। अब ये जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, ये दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं फिक्स्ड फैक्टर्स, ठीक है, एक होते हैं फिक्स फैक्टर्स, और दूसरे होते हैं वेरिएबल फैक्टर्स। ठीक है। फिक्स फैक्टर्स कौन से होते हैं? फिक्स फैक्टर्स वो होते हैं जिन्हें शॉर्ट टर्म में चेंज करना पॉसिबल नहीं है। ठीक है। जैसे कि मशीन्स। अब मशीन्स का जो कॉस्ट होता है ना, वो लैक्स में होता है, प्लस मशीन्स बहुत बड़े होते हैं, बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स लगता है। तो मशीन को चेंज करना इज नॉट सो इजी इन शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म में तो सब चेंज होगा, बट शॉर्ट टर्म में फिक्स्ड फैक्टर जो है ना, वो चेंज नहीं होते हैं। ठीक है। बिकॉज इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम एंड रिसोर्सेज टू चेंज देम। और वेरिएबल फैक्टर्स किन्हें कहते हैं? तो इसका एग्जांपल हो गया मशीन्स। और वेरिएबल फैक्टर्स किन्हें कहते हैं? वेरिएबल फैक्टर्स वो होते हैं जिन्हें हम आराम से चेंज कर सकते हैं। आज 10 लेबर है, कल 12 कर लेंगे, परसों 15 कर लेंगे, फिर वापस कम कर देंगे, फिर बढ़ा देंगे। तो वेरिएबल फैक्टर्स वो होते हैं जो कि इजिली चेंजेबल होते हैं। ठीक है। तो अब देखो, शॉर्ट रन में, शॉर्ट रन मतलब, शॉर्ट रन का मतलब है शॉर्ट टाइम पीरियड। तो शॉर्ट टाइम पीरियड में क्या होता है? वी हैव टू टाइप ऑफ फैक्टर्स। एक ऐसे फैक्टर होते हैं जो चेंज नहीं होते हैं, और एक ऐसे फैक्टर होते हैं जो चेंज होते हैं। ये शॉर्ट रन में होता है। सर लॉन्ग रन में क्या होता है? लॉन्ग रन में हम सब कुछ चेंज कर सकते हैं। आई कैन चेंज इवन दिस वन। तो लॉन्ग रन में ना फिक्स्ड बोल के कुछ नहीं होता, वहां सारे वेरिएबल होते हैं। वही चीज आपको यहाँ पे थोड़ा समझाया हुआ है, आप एक बार डिफरेंसेस से पढ़ लेना, 2 पॉइंट पढ़ लेना, काफी होगा। ठीक है। नाउ वी आर मूविंग टू द मेन पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। बट मेन पार्ट में ले जाने से पहले मुझे आपको कुछ कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझाने पड़ेंगे। ठीक है। तो कॉन्सेप्ट को समझते हैं हम लोग टेबल से। टेबल कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए है। ये आपको एग्जाम में नहीं पूछेगा, एग्जाम में ग्राफ आएगा। तो ग्राफ पे ले जाने से पहले मैं आपको यहाँ समझाता हूँ कुछ चीज। मान लो हमारे पास मशीन्स है। ठीक है। तो हमारे पास मशीन्स है फैक्ट्री में, और हमारे पास 3 मशीन्स है। अब मशीन्स का मैंने क्या एग्जांपल दिया था? मशीन तो फिक्स्ड होता है शॉर्ट रन में। वी आर टॉकिंग अबाउट शॉर्ट टर्म। अब हम लोग पूरा चैप्टर शॉर्ट टर्म के हिसाब से पढ़ेंगे। तो हमारे पास मशीन्स है। कितने मशीन्स है? सर आपने बोला 3 मशीन्स है। हाँ, 3 मशीन्स है, और ये फिक्स्ड रहने वाले हैं। फिक्स्ड रहने वाले हैं मतलब ये चेंज नहीं होंगे। ठीक है। दीज आर गोइंग टू बी फिक्स्ड। तो हमारे जितने भी एग्जाम्पल होंगे उसमें मशीन्स हम लोग 3 ही लेने वाले हैं। सो वी आर नॉट गोइंग टू चेंज मशीन्स।
ठीक है। और सर वेरिएबल फैक्टर जो है, वेरिएबल फैक्टर यहाँ हम लोग लेबर को मान के चल रहे हैं। वेरिएबल फैक्टर मतलब जो वैरी कर सकता है उसे वेरिएबल कहते हैं, जो वैरी करेगा उसे वेरिएबल कहते हैं, जो चेंज होगा उसे वेरिएबल कहते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग 8 केसेस देखेंगे जहां पे एक एक करके धीरे धीरे हम लोग लेबर्स को लाएंगे और हम लोग देखेंगे कि जब हम लोग फिक्स फैक्टर में वेरिएबल फैक्टर जोड़ते जाते हैं तो प्रोडक्शन कैसे चेंज होता है वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट वी आर गोइंग टू फोकस ऑन दिस वन, टोटल प्रोडक्ट। अभी मैं आपको इसके साथ मतलब मैं इस पर्टिकुलर स्लाइड में ना आपको पूरा चैप्टर समझा दूंगा, उसके बाद आगे का आपको खाली रीड करना है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन हो रहा है, आपको पूरा अटेंटिवनेस के साथ सुनना होगा। ठीक है, और जरूरत पड़े तो 2 बार 3 बार इसको प्ले करके सुनो, बिकॉज मैं पूरा चैप्टर आपको अभी यहीं पे समझाने वाला हूं। ठीक है, तो ध्यान से। तो हम लोग क्या करेंगे, हमने फिक्स फैक्टर ले लिया मशीन, बट मशीन अकेला थोड़ी ना प्रोडक्शन करेगा, हमें तो लेबर भी जोड़ना पड़ेगा उसमें। ठीक है, तो हम लोग लेबर एक एक करके जोड़ते हैं। देखो, अच्छा एक चीज सोचो, जब पहला लेबर नहीं आया था तब कितने लेबर थे, तब तो 0 था, तब हमें कितना प्रोडक्शन हो रहा होगा, तब हमारा टोटल प्रोडक्शन, ये जो टीपी लिखा है ना, टीपी का मतलब है टोटल प्रोडक्शन, तो पहले हमारा टोटल प्रोडक्शन 0 हो रहा था। फिर क्या हुआ, एक बहुत ही शानदार लेबर आया, एक लेबर आया, ये देखो 1 लिखा है ना, 1, तो एक लेबर आया। अब एक लेबर आया बट वो अकेला है, उसे सब कुछ करना है। ठीक है, बट ठीक है, उसने काम करना शुरू किया, उसने एक मशीन चालू किया, उसने रॉ मटेरियल उठाया, मशीन में डाला, मशीन को चलाया, फिर फिनिश गुड्स निकाला, उसको जाके रखा, वापस रॉ मटेरियल, एंड ही इज डूइंग एवरीथिंग ऑल बाय हिमसेल्फ। और वो करके उसने 6 यूनिट्स प्रोडक्शन किया, उसने 6 यूनिट्स बनाया अपने दम पे। ठीक है, बाद में फिर एक और लेबर आता है, एक नेक्स्ट लेबर आता है, लेबर नंबर 2 आता है। अब 2 लोग हो गए, 2 लोग हो गए तो थोड़ा काम बांट लेंगे, अब थोड़ा जल्दी जल्दी काम होगा। फिर एक और लेबर आता है, ठीक है, एक और लेबर आता है। अब 3 लोग हो गए, 3 लोग हो गए तो बहुत रिलीफ हो गया, एक जन रॉ मटेरियल डाल रहा है, दूसरा जन मशीन चला रहा है, तीसरा जन फिनिश गुड्स को पैकिंग कर रहा है। तो अभी क्या है ना, काम बहुत फास्ट हो गया। तो शुरू शुरू में क्या होता है, हमारा ग्राफ जो है ना, हमारा ग्राफ जो है वो बड़ा स्पीड में उठता है। शुरू शुरू में हमारा ग्राफ जो है बहुत स्पीड में राइज होता है। आप देखो टोटल प्रोडक्शन हमारा पहले 6 था, फिर 18 हुआ, फिर 36 हुआ, तो बड़ा स्पीड में हमारा ग्राफ उठ रहा है। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं स्टेज 1। ठीक है, स्टेज 1 बेसिकली जहां पे हमारा ग्राफ बड़ा स्पीड से बढ़ता है। ठीक है, उसके बाद देखो, अब मशीन तो 3 थे और हमने 3 लेबर ऐड कर दिए, हो गया काम। बट हम लोग ना यहां रुके नहीं, वी आर एडिंग अ 4th लेबर। अब एक चौथा बंदा आ गया, एक 5th पर्सन आ गया, ठीक है, एक 6th पर्सन आ गया। हम लोग रुक नहीं रहे, ठीक है, हमने और लेबर पे लेबर डाल दिया। देखो भाई, मशीन तो 3 था और लेबर भी 3 हो गए थे, तो वो ना एक अच्छा रेशियो बन गया था, राइट, एक अच्छा रेशियो बन गया था। दिस वाज द बेस्ट रेशियो, यहाँ पे सबसे अच्छा रेशियो था। अब जैसे हमने चौथा बंदा ऐड किया तो वो काम कहां करेगा, मशीन तो ऑलरेडी बुक्ड है, 3 मशीन्स 3 लेबर हो गए बुक। अब ये 4th पर्सन, 5th पर्सन, 6th पर्सन, 7th पर्सन, ये कहां काम करेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है, इनको मशीन तो मिलेगी नहीं, इनको हाथ से प्रोडक्शन करना होगा। सर हाथ से प्रोडक्शन करेंगे, हाँ हाथ से प्रोडक्शन करेंगे, लेबर है, काम चला लेंगे, तो क्या मशीन के स्पीड से प्रोडक्शन करेंगे ना, मशीन के स्पीड से तो प्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे। प्रोडक्शन बढ़ेगा, नो डाउट बढ़ेगा, लेकिन इनका जो प्रोडक्शन होगा ना वो स्लोली बढ़ेगा। तो आगे का जो ग्राफ है ना ऊपर तो जाएगा, बट अभी स्पीड घट गया। पहले जो एकदम आसमान की तरफ जा रहे थे ना, अब थोड़ा हम फ्लैट होने लगा ये कर्व। ठीक है, तो आप देखोगे सेकंड स्टेज जो है, सेकंड स्टेज में ये जो कर्व है हमारा, ये अभी डायरेक्शन चेंज आपको नजर आ रहा होगा। ठीक है, वो कहां ऊपर जा रहा था और अचानक से फ्लैट हो गया। दिस इज ड्यू टू दिस रीजन कि हमने जो है ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन, ये जो बेस्ट कॉम्बिनेशन था ना, बेस्ट रेशियो था, उस रेशियो को हमने डिस्टर्ब कर दिया। और दूसरा कारण है स्पीड घटने का कि लेबर जो है ना, लेबर मशीन जैसा काम नहीं कर पाएगा। ये जो 4 बंदे हैं इनको तो मशीन्स मिले नहीं, मशीन्स तो पहले 3 बंदों ने ले रखा था, तो ये जो 4 बंदे हैं ना, ये मशीन जितना स्पीड में काम नहीं कर पाएंगे। तो ये प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं, आप देखो प्रोडक्शन बढ़ रहा है, 48 हुआ, 56 हुआ, 60 हुआ, फिर 60 रह गया, तो प्रोडक्शन बढ़ा, ठीक है, लेकिन उस रफ्तार से नहीं बढ़ा। ठीक है, उसके बाद हम क्या कर रहे हैं ना, अगर हम लोग और लेबर ऐड करते जाए, सपोज हमने 8th लेबर ऐड कर दिया, मान लो हमने 9th लेबर ऐड कर दिया, मान लो हमने 10th लेबर ऐड कर दिया, मान लो हमने 11th लेबर ऐड कर दिया, एंड वी आर गोइंग ऑन एडिंग। तो अभी क्या है ना, अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, अब क्या है, मशीन्स तो 3 है, तो अब अगर आपको सबको मशीन्स देना है तो आपको मशीन की डबल शिफ्टिंग काम चलानी पड़ेगी, ट्रिपल शिफ्टिंग काम चलानी पड़ेगी। पहले दिन में 8 घंटे काम होते थे, अब 16 घंटे काम हो रहे हैं, 24 घंटे काम हो रहे हैं, शिफ्ट वाइज काम हो रहा है। सो वी आर ओवर यूटिलाइजिंग द फिक्स फैक्टर। ये जो हमारा फिक्स फैक्टर, इसकी हम लोग धज्जियां उड़ा रहे हैं। ठीक है, इसको रिपेयर कर करके चला रहे हैं,
बट इसको यूज कर रहे हैं हम लोग। तो क्या हो रहा है कि हमारा मशीन का जो प्रोडक्टिविटी है वो कम हो जा रहा है, मशीन बार बार ब्रेक डाउन होगा, मशीन खराब हो जाएगा, आवर्स लॉस्ट होंगे, रिपेयर का काम चलेगा। तो अभी क्या है ना, दिक्कतें आनी शुरू हो जाएगी। प्लस ये जो इतना हमने भीड़ जमा कर लिया है, इनको मैनेज करने में दिक्कत आएगा, हमें मैनेजमेंट का प्रॉब्लम आएगा। ठीक है, तो अब क्या होगा ना, अब हमारा ग्राफ बढ़ने की जगह उल्टा थर्ड स्टेज में घटना शुरू हो जाएगा। इससे हम बोलते हैं टोटल प्रोडक्ट का ग्राफ। ठीक है, अब देखो जितना भी मैंने रीजंस बताया है वो रीजंस मैंने यहाँ पे लिख रखा है। ठीक है, तो सारे रीजंस मैंने लिख रखे हैं। तो फर्स्ट स्टेज में ग्राफ बड़ा स्पीड में ऊपर जाता है। ठीक है, मैं आप एक बार यहाँ बना देता हूँ सो दैट रिलेट कर पाए हम लोग। फर्स्ट स्टेज में ग्राफ बड़ा स्पीड में ऊपर जाता है। क्यों? क्योंकि हमारा फिक्स फैक्टर यूटिलाइज होना शुरू होता है। जो मशीन बंद पड़े थे, एक लेबर आया, दो लेबर आया, तीन लेबर आए, सबने मशीन चालू कर लिया। ठीक है, उसके बाद इंक्रीज इन एफिशिएंसी, क्योंकि सबने काम बांट लिया। पहले एक लेबर बेचारा अकेला काम कर रहा था, फिर दो आया तो काम बढ़ गया, फिर तीन आया तो और काम बांट लिया, और जल्दी जल्दी काम होना शुरू हो गया। तो इसीलिए ग्राफ ना इनिशियली एकदम रॉकेट की तरह ऊपर जाता है। उसके बाद स्टेज नंबर 2 में क्या होता है, हमने ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन को डिस्टर्ब कर दिया। ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन मतलब तीन मशीन तीन लेबर, ये ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन था। जहां हमने फोर्थ लेबर, फिफ्थ लेबर, सिक्स्थ लेबर, सेवंथ लेबर ये सब करना शुरू कर दिया ना, तो अभी बाकी बेचारों को तो मशीन मिलेगा नहीं, वो हाथ से काम करना शुरू करेंगे। तो हमने कॉम्बिनेशन डिस्टर्ब कर दिया। तो अभी क्या है ना, रफ्तार यहां से घट गया। ठीक है, यहां से आप नोटिस करोगे ग्राफ की जो स्पीड है, डायरेक्शन जो है वो आपको चेंज होती हुई दिखेगी। ठीक है, दूसरी बात क्या है सर, दूसरी बात ये है कि लेबर जो है ना वो इम्परफेक्ट सब्सटीट्यूट है, मतलब मशीन जैसा काम नहीं कर पाएगा। वो जो ये लोग है ना, आई एम टॉकिंग अबाउट दीज 4 पीपल, सेकंड स्टेज वाले, ये आके हाथ से काम कर रहे, तो ये मशीन जैसा रिप्लेसमेंट तो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, मशीन जैसा रिप्लेसमेंट तो ये लोग नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए स्लो ग्रोथ हुआ। एंड थर्ड स्टेज में देखो ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स फैक्टर। अब बेचारा हमारा मशीन रो रहा है, बिकॉज हम लोग उसको 3 शिफ्ट चला रहे हैं, डबल शिफ्ट चला रहे हैं, ब्रेक डाउन हो रहे हैं मशीन में, रिपेयर कर करके चला रहे हैं, तो मशीन का वो प्रोडक्टिविटी अब नहीं रहा। एंड तीसरा मैनेजमेंट प्रॉब्लम आएगा, लेबर्स आ जाएंगे बहुत ज्यादा। ठीक है, दिक्कतें आएंगी, बहुत तरीके की दिक्कतें आएंगी, मैनेजमेंट को लेके इशू आएगा, रॉ मटेरियल चोरी को लेके इशू आएगा, ब्लेम गेम चलेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी एक दूसरे पे ब्लेम कर देंगे वो लोग, और इस तरीके से हमें थर्ड स्टेज में प्रोडक्शन गिरता हुआ मिलेगा। ठीक है सर, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का डेफिनेशन आता है क्या? आता है, ये वाला जो है ना लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का डेफिनेशन आता है। सर डेफिनेशन क्या है? कुछ नहीं, वही जो ग्राफ है। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन बोलता है कि जब आप फिक्स फैक्टर में, ये देखो फैक्ट्री है ना, फैक्ट्री में प्रोडक्शन होता है, तो यहाँ 3 मशीन है। अब जब आप 3 मशीन पे जैसे जैसे लेबर्स डालते जाओगे, मतलब एज मोर एंड मोर वेरिएबल फैक्टर, वेरिएबल मतलब लेबर्स, तो जैसे आप धीरे धीरे लेबर ऐड करते जाओगे, कहां पे? फिक्स फैक्टर यानी मशीन में, तो जैसे लेबर जुड़ता जाएगा जुड़ता जाएगा जुड़ता जाएगा, तो शुरू में आपका प्रोडक्शन बढ़ता है, फिर बढ़ते 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 पीक होता है, और उसके बाद फिर गिरता है। बस यही बोलता है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। इसके 2 अजम्पशंस आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि 2 आ सकता है, 4 कभी आएगा नहीं। तो आप ये एक अज्यूम कर लो, नो चेंज इन टेक्नोलॉजी। सर टेक्नोलॉजी में नो चेंज क्यों अज्यूम करते हैं? क्योंकि अगर टेक्नोलॉजी चेंज हो जाता है तो हो सकता है आपका ग्राफ गिरते गिरते वापस उठ जाए, क्योंकि टेक्नोलॉजी सुधर गया तो वापस आपका प्रोडक्शन बढ़ सकता है। तो इसीलिए हम लोग ये मान के चलते हैं कि टेक्नोलॉजी चेंज नहीं होगा। और ये फोर्थ वाला कर लो, हम लोग ये मान के चलते हैं कि सारे लेबर्स जो है वो होमोजीनियस है। सर होमोजीनियस मतलब ये सारे के सारे लेबर्स एक ही एफिशिएंसी के हैं। मतलब आप पहले किसी को भी भेज दो, पहले आप मिस्टर ए को भेजो, या पहले आप मिस्टर बी को भेजो, या पहले आप मिस्टर सी को भेजो, द ग्राफ विल स्टिल बी लाइक दैट, आपका कोई चेंजेस नहीं आएगा। सर समझ गए? ठीक है, अब रिलेशनशिप है। देखो रिलेशनशिप ना आपको ग्राफ देख देख के करना चाहिए। ठीक है, रिलेशनशिप कभी भी आप लर्न करने मत जाना, वरना फंस जाओगे। ठीक है, आप ग्राफ देखोगे ना तो आपको रिलेशनशिप ऐसे ही समझ में आ जाएगा। आप अगर रटने जाएंगे तो आप फंस जाएंगे। ठीक है, मैं आपको अभी बता दे रहा हूं, आप रटने जाएंगे तो फंस जाएंगे। तो रिलेशनशिप, आप ग्राफ देखो, ग्राफ मैंने आपको समझा दिया है। ठीक है, आप ग्राफ देखिए, नीचे एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट का ग्राफ गिवन है। यू लुक एट दोस ग्राफ एंड यू देन लर्न द रिलेशनशिप। ठीक है सर, यहाँ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन की क्या बात हो रही है? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन वो पॉइंट होता है जहां पर, देखो इस पॉइंट को बोलते हैं जहां पर मार्जिनल प्रोडक्ट ना टॉप पे होता है। मार्जिनल प्रोडक्ट का ये वाला ग्राफ है, तो मार्जिनल प्रोडक्ट ना टॉप पे होता है। सर मार्जिनल और एवरेज एक बार बता दो ना क्या है? चलो बता देते हैं। देखो एवरेज का मतलब होता है, इंक चेंज कर ले क्या?
देखो, एवरेज का मतलब होता है एक एक लेबर ने कितना बनाया। जैसे फर्स्ट स्टेज में एक लेबर ने कितना बनाया 6, तो हमने यहाँ पे 6 लिख दिया। दूसरे स्टेज में दो लेबर्स ने 18 बनाया है, सो दो लेबर ने 18 बनाया तो एक ने कितना बनाया, तो आप 18 डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो 9 आ जाएगा। तो ये देखो हमने 9 लिखा है, ठीक है। सर तीन लेबर ने 36 बनाया है, तो एक लेबर ने कितना बनाया है, तो 36 डिवाइडेड बाई 3 करोगे तो आपका 12 आ जाएगा। तो ये देखो यहाँ हमने 12 लिखा है। तो एवरेज का मतलब होता है एक एक लेबर ने कितना बनाया है, टोटल मतलब होता है सारे लेबर्स ने मिल के कितना बनाया। तो तीन लेबर है ना, तीनों लेबर ने मिल करके बनाया था 36, ऑल थ्री ऑफ देम मेड 36 टुगेदर। बट इंडिविजुअली एक एक जन ने कितना बनाया, तो डिवाइडेड बाय 3 करोगे तो ये निकल आएगा। सो इसका मतलब सर एवरेज प्रोडक्ट अगर निकालना है तो टोटल प्रोडक्ट बाय लेबर करेंगे। हाँ, टोटल प्रोडक्ट बाय लेबर करेंगे, ठीक है। सर लगे हाथ तो मार्जिनल भी समझा दो। मार्जिनल का मतलब होता है चेंज इन टोटल। इन शॉर्ट आप मान के चलिए मार्जिनल का मतलब होता है चेंज इन टोटल, टोटल प्रोडक्ट, ठीक है। देखो बिफोर पहला लेबर आया था तो टोटल मैंने आपको कितना बोला था, 0 होगा, पहले लेबर के आने से पहले भी, ठीक है। उसके बाद आपका टोटल हुआ 6, तो आपने यहाँ पे 6 लिख दिया। फिर आपका टोटल चेंज हुआ 12 से, तो आपने यहाँ पे 12 लिख दिया। फिर आपका टोटल चेंज हुआ 18 से, तो आपने 18 लिख दिया। फिर आपका टोटल चेंज हुआ अगेन 12 से, तो यहाँ पे 12 लिख दिया। फिर आपका टोटल चेंज हो रहा है 8 से, मतलब आपका टोटल कितना कितना से बढ़ रहा है ना, उसे बोलते हैं मार्जिनल। तो आपको एक टोटल लेना है और पिछले वाले टोटल से माइनस कर देना है। टोटल प्रोडक्ट ऑफ वन स्टेज माइनस टोटल प्रोडक्ट ऑफ प्रीवियस स्टेज, तो ये डिफरेंस जो आएगा ना उसे हम कहते हैं मार्जिनल, ठीक है। तो ग्राफ जो बनता है, ग्राफ न्यूमेरिकल फिगर्स के हिसाब से ही बनते हैं। एवरेज में आपको याद रखना है, एवरेज का ग्राफ हमारे सिलेबस में जितने भी एवरेज है, एवरेज प्रोडक्ट, एवरेज कॉस्ट, एवरेज रेवेन्यू, जितने भी है, कोई भी जीरो नहीं होता है, कभी भी जीरो नहीं होता है, वो एक्स एक्सिस के ऊपर ही रहेगा। और मार्जिनल जो है वो नेगेटिव भी जा सकता है, ठीक है। मार्जिनल जो है नेगेटिव भी जा सकता है, मार्जिनल कॉस्ट को छोड़ के बाकी सारे मार्जिनल्स नेगेटिव जाते हैं, मार्जिनल कॉस्ट को छोड़ के, ठीक है। तो सर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पे कुछ बात हो रहा था। हाँ, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन वो पॉइंट है जहां मार्जिनल प्रोडक्ट अपने टॉप पे होता है, इसे हम यहाँ पे दिखाते हैं, ठीक है। उसे हम कहते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। सर कैसे पूछ सकता है, ये पूछ सकता है आपको ग्राफ देके, वो लोग खुद ही ग्राफ दे देंगे और आपको बोलेंगे कि बताओ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या है। आप देखोगे यहाँ पे स्पीड चेंज हुआ है, ग्राफ जो है ना बड़ा स्पीड में बढ़ रहा था और अचानक से फिर यहाँ रफ्तार घट गया। तो जिस पॉइंट पे आप देखोगे ना ग्राफ अपना एंगल चेंज कर रहा है, उसे हम कहते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ध्यान रखिएगा इन्फ्लेक्शन है, इन्फेक्शन नहीं है। बहुत बच्चे टेस्ट में एग्जाम में इन्फेक्शन लिखकर आए हैं इससे पहले, ठीक है, तो आप वो गलती मत करना, ठीक है। तो देयर आर 3 स्टेजेस, ठीक है। स्टेज 1 वहां पे होता है जहां पर एपी और एमपी का ग्राफ कट करता है एक दूसरे को, ठीक है। तो जहां पे एवरेज प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट एक दूसरे को कट करेगा, वहां पे हम लोग स्टेज 1 बताते हैं, ठीक है। ये आईएससी काउंसिल ये व्यू लेकर चल रहा है, ठीक है। अगर आप सीबीएसई टीचर्स के वीडियो देखोगे तो वो कुछ अलग बात बोलेंगे, तो इसीलिए सीबीएसई टीचर्स के वीडियो मत देखना। आपका आईएससी ना यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट बात बोलता है, तो आप अपने काउंसिल का बात सुनो, ठीक है। तो आईएससी सेज स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम सीबीएसई। तो अगर आप सीबीएसई टीचर्स की वीडियो देखते हैं तो इस चैप्टर के लिए तो प्लीज थोड़ा अवॉइड करना, ठीक है, बिकॉज आईएससी अलग व्यू लेता है। तो आईएससी बोलता है कि आपका जो स्टेज 1 है वो वहां पे होगा जहां पर एपी और एमपी कट करेंगे एक दूसरे को। स्टेज 2 वहां पे होगा जहां पे टीपी मैक्सिमम होता है और एमपी 0 पे होता है, एंड उसके बाद का होता है स्टेज 3, ठीक है। तो सर एक प्रोड्यूसर कहां प्रोड्यूस करना चाहेगा, मतलब प्रोड्यूसर स्टेज 1 पे प्रोड्यूस करना चाहेगा या स्टेज 2 पे प्रोड्यूस करना चाहेगा या स्टेज 3 पे प्रोड्यूस करना चाहेगा प्रोड्यूसर। अब देखो इसका आंसर आपको कैसे देना है वो भी मैं आपको बता देता हूं। आपको इसका आंसर कैसे देना है, प्रोड्यूसर ना तो स्टेज 3 में प्रोड्यूस करेगा, वो ना तो स्टेज 1 में प्रोड्यूस करेगा। सर इसका लॉजिक क्या है, इसका लॉजिक ये है कि स्टेज 3 में तो आपका प्रोडक्शन फॉल हो रहा है, आपका जो मार्जिनल है ना वो नेगेटिव में चला गया है, ठीक है। स्टेज 3 में your marginal has become negative, your total product is falling। तो ये दिक्कत है। तो कोई भी प्रोड्यूसर ऐसे स्टेज में नहीं प्रोड्यूस करना चाहेगा जहां उसका टोटल प्रोडक्ट फॉल हो रहा है, ठीक है। और सर स्टेज 1 में क्या दिक्कत है, स्टेज 1 में ये दिक्कत है कि हमारा प्रोडक्शन अभी भी राइज पे है, हमारा एवरेज अभी भी इंप्रूव हो रहा है, तो हम लोग यहाँ पे क्यों रुकना चाहेंगे। we would not like to stop at stage 1 क्योंकि अभी भी हमारी ग्रोथ बची है।
तो इसीलिए एक प्रोड्यूसर स्टेज 1 में स्टेज 2 में प्रोड्यूस करना चाहेगा। तो आपको स्टेज 2 का जस्टिफिकेशन नहीं देना है। आपको आंसर कैसे देना है, आपका काउंसिल ने भी ऐसे ही आंसर दिया है। आपको आंसर कैसे देना है, यहाँ पे मैंने डाल रखा है। आपका आंसर कैसे देना है, आपको आंसर देना है कि स्टेज 1 में क्यों नहीं प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। फिर आपको बताना है कि स्टेज 3 में क्यों नहीं प्रोड्यूस करेंगे, एंड ये दोनों को कैंसिल आउट करके फिर आप बोलोगे देयरफॉर स्टेज 2 में प्रोड्यूस करेंगे, क्योंकि स्टेज 2 ही फिर बचता है, ठीक है। तो ये आप एक बार लर्न कर लीजिएगा, ठीक है। आई थिंक जितने इंपॉर्टेंट पार्ट्स थे वो मैंने आपको करा दिए, ठीक है। जो रिवीजन वाइज इंपॉर्टेंट था, जो आने लायक था, वो मैंने आपको यहाँ पे करा दिया। तो दिस इज योर चैप्टर ऑफ लॉज ऑफ रिटर्न्स।